नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार की उस गली में उतरने वाले हैं जहां आजकल सबसे ज्यादा शोर है, PSU स्टॉक्स। हाँ बिल्कुल। बजट नजदीक है और रेलवे, डिफेंस, शिपिंग, मेटल्स, मतलब हर तरफ एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। सही कहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तेजी सिर्फ उम्मीदों पर बनी है या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? क्या ये खरीदारी का एक सुनहरा मौका है या फिर एक ऐसा बुलबुला जो शायद बजट के बाद फट जाए? चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। हमारा मकसद है उस क्यों को समझना। एग्जैक्टली। हम देखेंगे कि किसी कंपनी के पीछे की असली ताकत क्या है। क्या वो सिर्फ सरकारी नाम की वजह से चल रही है या उसके पास मजबूत ऑर्डर बुक और एक साफ विजन भी है? क्योंकि एक समझदार निवेशक के लिए सिर्फ क्या नहीं, क्यों जानना सबसे जरूरी है। वही तो फिर चलिए सबसे पसंदीदा सेक्टर रेलवे से ही शुरू करते हैं। कुछ हफ्तों की सुस्ती के बाद लग रहा है मानो ट्रेन वापस पटरी पर आ रही है, खासकर RVNL में। हाँ, RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड। उसमें एक अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। क्या ये मोमेंटम टिकाऊ है? RVNL को लेकर माहौल काफी मजबूत लग रहा है और इसकी बड़ी वजह है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। देखिए, ये तो साफ है कि आने वाले बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड आवंटन की उम्मीद है। वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार हो, नई पटरियां बिछानी हो, इन सब कामों में RVNL जैसी कंपनियां सबसे आगे रहती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ सेंटिमेंट नहीं है बल्कि बिजनेस की एक मजबूत पाइपलाइन दिख रही है। बिल्कुल। इनके पास पहले से ही एक बहुत मजबूत ऑर्डर बुक है और बजट के बाद इसमें और इजाफा होने की पूरी संभावना है। तो मौजूदा स्तरों पर क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, इसी फंडामेंटल मजबूती के आधार पर अनुमान है कि अब बजट तक 350 से 370 रुपए का स्तर आसानी से छू सकता है। और शायद उससे भी ऊपर। हाँ, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 380 रुपीज भी कोई बड़ी बात नहीं। जिन लोगों ने हाल की गिरावट में खरीदारी की है उन्हें तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, बल्कि इन स्तरों पर थोड़ी और खरीदारी करने के बारे में भी सोच सकते हैं, मतलब एवरेजिंग। ठीक है, अब बात करते हैं रेलवे की फाइनेंसिंग शाखा IRFC की। ये स्टॉक काफी समय से शांत था और अब 117 रुपए के आसपास है। इसके बारे में क्या राय है? IRFC की कहानी थोड़ी अलग है। इसे सिर्फ बजट के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। तो फिर किस नजरिए से? इसका मुख्य आकर्षण है इसका वैल्यूएशन। अगर आप इसका PE रेशियो या PB वैल्यू देखें तो ये सेक्टर की दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफी सस्ता लगता है। बिजनेस मॉडल भी काफी स्थिर है इसका। एग्जैक्टली। ये रेलवे को पैसे उधार देता है और उस पर एक तय मार्जिन कमाता है, तो यहाँ बिजनेस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। इसलिए मौजूदा स्तरों पर इसमें खरीदारी की जा सकती है। अगले 1-2 महीनों में 127 से 150 तक के लक्ष्य की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन एक चिंता जो कई निवेशकों को रहती है वो ये कि IRFC पूरी तरह से भारतीय रेलवे पर निर्भर है। क्या ये एक बड़ा खतरा नहीं है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये इसका सबसे बड़ा खतरा भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। अच्छा, वो कैसे? ताकत इसलिए क्योंकि इसका क्लाइंट खुद भारत सरकार है, तो पैसा डूबने का खतरा लगभग 0 है। राइट। लेकिन खतरा ये है कि इसकी मार्जिन और ग्रोथ सब कुछ सरकार की नीतियों पर ही निर्भर करता है। इसीलिए इसमें निवेश करते समय एक सख्त स्टॉप लॉस रखना बेहद जरूरी है। कौन सा लेवल होगा वो? मेरी राय में 107 रुपए का स्तर बहुत अहम है। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाना ही समझदारी होगी। समझ गया। चलिए अब आते हैं जुपिटर वैगन्स पर। हाल ही में खबर आई कि कंपनी के प्रमोटरों ने खुद अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसे तो हमेशा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत माना जाता है ना? हाँ, प्रमोटर की खरीदारी से निवेशकों का भरोसा जरूर बढ़ता है। ये दिखाता है कि कंपनी को चलाने वालों को उसके भविष्य पर यकीन है। तो क्या ये एक नई रैली की शुरुआत है? यहीं पर थोड़ा रुकना होगा। हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी। JWL के पिछले तिमाही के नतीजे थोड़े कमजोर थे। अच्छा। खासकर मार्जिन के मोर्चे पर। और अगर आप इसका चार्ट देखें तो तकनीकी रूप से स्टॉक अभी भी साइडवेज है, मतलब एक ही दायरे में घूम रहा है। हाँ, न ऊपर न नीचे। इसलिए सिर्फ प्रमोटर बाइंग की खबर पर नई खरीदारी करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। तो जिनके पास पहले से है वो क्या करें? वे 310-315 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए रुक सकते हैं। ठीक है। इसी सेक्टर की 2 और कंपनियां, टीटागढ़ और BEML, इन पर आपकी क्या राय? टीटागढ़ इस समय ट्रेडिंग के लिहाज से काफी आकर्षक लग रहा है। ट्रेडिंग के लिए? हाँ, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, मतलब नुकसान का खतरा कम और मुनाफे की गुंजाइश ज्यादा।
इसे 805 के आसपास खरीदकर 840 से लेकर 925 तक के टारगेट के लिए ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस। बिल्कुल 735 का एक सख्त स्टॉप लॉस अनुशासन के साथ मानना होगा। और BML, आपने उसे डार्क हॉर्स कहा था। हाँ, BML की कहानी सबसे दिलचस्प है। ये एक डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। डार्क हॉर्स क्यों? ऐसा क्या खास है इसमें? खास ये है कि BML सिर्फ रेलवे कंपनी नहीं है, ये डिफेंस और रेलवे का एक शानदार मिश्रण है। ये कंपनी मेट्रो कोच से लेकर मिलिट्री ट्रक और माइनिंग के उपकरण तक बनाती है। मतलब बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है। एग्जैक्टली। और किसी एक सेक्टर पर निर्भरता कम हो जाती है। और अब इस फंडामेंटल मजबूती को इसका चार्ट भी कंफर्म कर रहा है। तकनीकी चार्ट्स पर एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अच्छा, डबल बॉटम? सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई स्टॉक 2 बार एक निचले स्तर को छूकर मजबूती से ऊपर उठता है तो उसे एक बड़ी तेजी का संकेत माना जाता है। ये पैटर्न 1980 तक के लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा है। बहुत दिलचस्प। तो रेलवे से अब चलते हैं डिफेंस की ओर। यहाँ भी माहौल गर्म है, खासकर HAL में, जिसमें काफी दिनों बाद मोमेंटम लौटता दिख रहा है। हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में एक ताज़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ शॉर्ट टर्म खरीदारी की जा सकती है। मौजूदा स्तरों से 4500 रुपए से 4650 रुपए तक के लक्ष्य संभव है, लेकिन 4200 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाकर चलें। और BEL का क्या? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL का स्ट्रक्चर तकनीकी रूप से HAL से भी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। ये लगातार ऊपर की ओर जा रहा है और इसमें 415-420 रुपए तक के तत्काल लक्ष्य देख सकते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन HAL के साथ हमेशा एक ही दिक्कत रही है। ऑर्डर बुक तो पहाड़ जैसी है, पर उन्हें पूरा करने में यानी एग्जीक्यूशन में काफी समय लगता है। हाँ, क्या इस बार कुछ बदला है? ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और यहीं पर हाइप और हकीकत का फर्क सामने आता है। अभी की जो तेजी है वो ज्यादातर भविष्य के बड़े ऑर्डर्स की उम्मीद पर है, लेकिन एक दिलचस्प और थोड़ी चिंताजनक बात जो सामने आई है वो क्या है? वो ये कि HAL और BEL दोनों में लेवरेज पोजीशन बहुत ज्यादा है। लेवरेज पोजीशंस, आप MTF की बात कर रही हैं। इसका आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? MTF का मतलब है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। आसान भाषा में ये ब्रोकर से उधार लेकर शेयर खरीदने की सुविधा है। मतलब उधार का पैसा? हाँ, तो इन दोनों स्टॉक्स में बहुत सारा पैसा उधार का लगा हुआ है। जब तक बाजार ऊपर जा रहा है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही बाजार थोड़ा भी गिरता है तो जिन लोगों ने उधार लिया है उन्हें अपनी पोजीशन बचाने के लिए शेयर बेचने पड़ते हैं, जिससे गिरावट और तेजी से बढ़ती है। एग्जैक्टली। यही वजह है कि ये स्टॉक्स गिरते भी बहुत तेजी से हैं। ये एक बड़ा खतरा है। मतलब इन स्टॉक्स में रफ्तार तो है, पर साथ में एक छिपा हुआ जोखिम भी है। तो क्या प्राइवेट डिफेंस कंपनियों में निवेश करना बेहतर विकल्प हो सकता है, जैसे पारस डिफेंस या डेटा पैटर्न्स? PSU डिफेंस के मुकाबले प्राइवेट में राय थोड़ी मिली जुली है। डेटा पैटर्न्स का चार्ट स्ट्रक्चर आइडिया फोर्ट से बेहतर लग रहा है और जिनके पास ये है वे 2480 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। और पारस डिफेंस? पारस डिफेंस की कहानी अलग है। ये एक लंबी अवधि का निवेश नजर आता है और ये शेयर बाजार की साइकोलॉजी का एक क्लासिक उदाहरण भी है। वो कैसे? मुझे याद है जब पारस डिफेंस का IPO आया था तो इसे लेकर जबरदस्त दीवानगी थी। लोग किसी भी कीमत पर 800-900 रुपए पर इसे खरीदना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल याद है। और आज जब वही कंपनी के शेयर्स उससे कम दाम पर उपलब्ध है तो कोई पूछ नहीं रहा। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है तो गिरावट असल में खरीदारी का एक मौका होती है। ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो सिर्फ चलती ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं। बहुत दिलचस्प बात कही आपने। चलिए, डिफेंस से जुड़े एक और सेक्टर शिपिंग पर आते हैं। मझगांव डॉक, GRSC और कोचिन शिपयार्ड, यहाँ क्या संभावनाएं? शिपिंग कंपनियों में भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, खासकर मझगांव डॉक में। इसे स्विंग ट्रेड के लिए देखा जा सकता है। 2300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 2640 और फिर 2850 के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। और कोचिन शिपयार्ड, कई लोग इसमें ऊंचे भाव पर फंसे हुए हैं। हाँ, उनके लिए ये मौजूदा स्तरों पर एवरेज करने का अच्छा मौका हो सकता है ताकि खरीद की लागत कम हो जाए। बिल्कुल, वे इसे बजट तक होल्ड कर सकते हैं जहां 1850 और 2000 रुपए तक के लक्ष्य संभव है, लेकिन 1400 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ भी जरूरी है। ठीक है, अब एक ऐसे सेक्टर पे आते हैं जो सीधे तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है, माइनिंग।
एनएमडीसी पर क्या विचार है? एनएमडीसी पर नजरिया काफी सकारात्मक है। यह भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है और देश में स्टील की बढ़ती मांग का इसे सीधा फायदा मिलता है। इसमें अगर कोई मध्यम अवधि के लिए निवेश करता है तो 88 से 90 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। माइनिंग की बात चलिए तो मेटल्स को कैसे भूल सकते हैं? हिंदुस्तान कॉपर और खासकर हिंदुस्तान जिंक, क्या ये तूफानी तेजी जारी रहेगी? हिंदुस्तान कॉपर में अभी भी काफी दम बाकी लगता है। कॉपर की मांग इलेक्ट्रिक वाहनों, ग्रीन एनर्जी, इन सब में लगातार बढ़ रही है। चार्ट्स के हिसाब से इसमें 435 से 445 तक के लक्ष्य दिख सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंक की कहानी और भी दिलचस्प है। ऐसा क्या है हिंदुस्तान जिंक में? हिंदुस्तान जिंक सिर्फ जिंक नहीं बल्कि चांदी का भी एक बहुत बड़ा उत्पादक है। और चांदी की जो ये रैली चल रही है वो सिर्फ अटकलों पर नहीं है। तो किस पर है? इसके पीछे सप्लाई और डिमांड का एक बड़ा असंतुलन है। एक तरफ सोलर पैनल्स, 5G, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चांदी की औद्योगिक मांग आसमान छू रही है और दूसरी तरफ सप्लाई उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही। एग्जैक्टली ये एक ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक कहानी है जो जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। इसी वजह से यहाँ से 740 और यहाँ तक कि 850 तक के लक्ष्य भी आ सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि अभी इसमें कूद पड़ना चाहिए? यहीं पर सावधानी बरतनी है क्योंकि स्टॉक बहुत कम समय में काफी तेजी से भागा है, इसलिए एक साथ अपना सारा पैसा लगा देना समझदारी नहीं होगी। तो क्या करें? यहाँ रणनीति ये होनी चाहिए कि हर गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी की जाए, जैसे हम SIP करते हैं। अच्छा, एक SIP की तरह। हाँ, इससे आपका खरीद मूल्य औसत हो जाएगा और आप बड़ी गिरावट के जोखिम से भी बच जाएंगे। बहुत अच्छी रणनीति है। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। यहाँ आपके पसंदीदा पिक्स कौन से हैं? PSU बैंकों में कैनरा बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत दिख रहा है। यहाँ से 155-156 तक के लक्ष्य आ सकते हैं, लेकिन असली मौका मुझे प्राइवेट बैंकों में दिख रहा है, जैसे कि ICICI बैंक। ये इस समय काफी आकर्षक स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। माना जा रहा है कि जब बैंक निफ्टी में अगली बड़ी रैली आएगी तो ICICI बैंक उसे लीड कर सकता है। और कोटक बैंक, ये तो काफी समय से अंडर परफॉर्मर रहा है। आपने सही कहा, कोटक बैंक मई से एक ही दायरे में फंसा हुआ है, लेकिन अक्सर एक लंबा कंसोलिडेशन, एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होती है। तो आपको लगता है अब ये चलेगा? मैनेजमेंट में बदलाव और अनिश्चितता का दौर अब खत्म हो रहा है। अब ये स्टॉक यहाँ से चलने के लिए पूरी तरह तैयार लग रहा है। यहाँ से 2400 रुपए तक के लक्ष्य भी संभव है। ये एक ऐसा सोया हुआ शेर है जो आप जाग सकता है। कोई और अंडरडॉग? हाँ, एक और है, सेंट्रल बैंक। ये उन PSU बैंकों में से है जो अभी तक इस रैली में ज्यादा चला नहीं है और यहाँ से 44 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि PSU स्टॉक्स में बजट को लेकर उम्मीदें तो हैं, लेकिन ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। हर स्टॉक की अपनी कहानी, अपनी ताकत और अपनी कमजोरी है। बिल्कुल। सिर्फ सेक्टर के नाम पर निवेश करने की बजाय हर कंपनी का अलग से विश्लेषण करना और सबसे जरूरी सख्त स्टॉप लॉस का पालन करना बेहद अहम है। बिल्कुल। और एक बात जो हमारी चर्चा में बार बार सामने आई है वो ये कि अच्छी कंपनियां जब किसी वजह से गिरावट पर मिलती हैं तो वो बेहतरीन मौका होता है। सही कहा। चुनौती सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढना नहीं है, बल्कि तब खरीदने का साहस दिखाना है जब बाकी लोग डर रहे हो, ना कि तब जब हर तरफ से तेजी की बात हो रही हो। असली पैसा भीड़ के साथ नहीं बल्कि भीड़ से अलग सोचने पर बनता है। एग्जैक्टली। इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। मौजूदा बाजार में एक निवेशक के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? किसी सेक्टर की चलती हुई लहर पर सवार होना, ये जानते हुए कि उसमें हाइप और लेवरेज का खतरा है, या फिर एक फंडामेंटल रूप से मजबूत कंपनी में गिरावट का सब्र से इंतजार करना?